माइक हम उसके मुंह पर फेंक कर आए, हम माइक उसके मुंह पर फेंक कर आए, क्योंकि हमारे साथ 2-3 लोग थे जो मतलब सही दिशा में जा रहे थे। वहां पर एक रेंटल मुल्ला भी थे। 1 महीने के लिए आप इन आतंकवादी जिहादी चैनलों को बंद कर लीजिए, खुदा की कसम 1 महीने में भारत आपको हरा भरा नजर आएगा। कोई नफरत नजर चलता है कि हर जगह ये जो मनुवादी सोच है वो अटैक कर रही है और भारत के संविधान को कहीं ना कहीं भगवा संविधान में बदलने की तैयारी। बलात्कारियों के सम्मान में हमेशा बीजेपी मैदान में खड़ी नजर आ रही है। तो तमाम बलात्कारियों को छोड़ के इलेक्शन में ब्रांड एम्बेसडर हमारे स्ट्रीम चैनल पट्टेदार गुलाम कुत्ते बन गए हैं। ये अपने आका के सामने भौंकते हैं, इनको टुकड़ा पड़ता है। भारत की पॉलिटिक्स में मुसलमान एज ए तड़का काम करता है। तो ये जो बीजेपी है ये मुसलमानों को तड़के की तरह है। भारत में मुसलमानों के लिए संविधान नाम की चिड़िया फुर हो चुकी। मुसलमान मरेगा भी, पिटेगा भी, अपना घर भी तोड़वाएगा और आतंकवाद का टैग भी इसको ही देगा। और मैंने कैसे नारे लगाए कि मुसलमानों का बाइकआउट करो। अबे करो ना, करते क्यों नहीं हो? तुम्हारे में गोबरी है तो करो। किसने रोका है? तुमने। क्योंकि तुम्हें पता बिना मुल्लों के तुम्हारी दाल भी नहीं गलेगी। अगर मुल्लों को तुमने कर दिया ना एक तरफ तो तुम्हारी जिंदगी हराम हो जाएगी। गारत चमन में यकीनन इन्हीं का हाथ, शाखों पे उंगलियों के निशान देखते हैं हम तो शुरू से कह रहे हैं कि बीजेपी का एजेंडा है और बीजेपी की रजामंदी से ही वो तमाम बलात्कारियों को संस्कारी बनाकर बाहर करा गया। और अब ये देखिए दूध का दूध पानी का पानी हो गया। आज एक लेटर वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पर, जहां पर अमित शाह के सिग्नेचर हैं, यानी कि गृह मंत्रालय की मंजूरी से, बल्कि ये कही कि एड़ी चोटी के जोर से उन 11 बलात्कारियों को जेल से बाहर निकाला गया। क्योंकि गुजरात इलेक्शन है, वो सारे के सारे उच्च कोटि के पंडित हैं और जिस तरह ये मनुस्मृति की तरफ जा रहे हैं, मनुस्मृति लागू करना चाहते हैं। मनुस्मृति में यही है कि भाई आप ओबीसी, दलित, इन तमाम लोगों की बेटियों के बलात्कार करें या मर्डर करें, आप संस्कारी ही रहेंगे। तो यहाँ पर बीजेपी पूरे फुल फ्लेज तौर पर बेनकाब होती है कि जितने भी इन्होंने फर्जी नारे लगाए थे कि महिलाओं के सम्मान में भाजपा मैदान में, वो सारा नैरेटिव उल्टा होके बलात्कारियों के सम्मान में हमेशा बीजेपी मैदान में खड़ी नजर आ रही है। तो कैसे देखती हैं जिस तरीके से बाबा राम रहीम हो, उन्हें हरियाणा चुनाव के लिए ऐसा कहा जा रहा है कि छोड़ दिया गया है, वो बीजेपी की कैंपेनिंग करने के लिए रिहा किए गए या पैरोल पे है। वहीं ये गुजरात में बिल्किस वाला मामला, तो क्या महिलाओं की इस्मत इज्जत को तार तार करने के बाद सत्ताएं हासिल की जाएंगी? कैसे देखती हैं आप? देखिए हमेशा देखा गया है कि जितनी भी पार्टी हैं यहाँ महिलाओं का सम्मान हुआ करता था, लेकिन अब नजर नहीं आता जब से बीजेपी सेंट्रल गवर्नमेंट बनकर बैठी है। आप इनमें देखिए कि इनमें 45 से 48% तक बलात्कारी हैं, मुजरिम है, हर कोई ना कोई किसी ना किसी का स्कैंडल है। अगर आप बलात्कारियों की एक हाई प्रोफाइल लिस्ट देखें, जिसको जो मेरे पास भी है 178 या 69 है, उसमें तमाम के तमाम बीजेपी के लोग हैं, बीजेपी के नेता या बीजेपी के साथ काम कर रहे हैं। तो अब आप आशाराम बापू को देखिए, जिसको 41 दिन के लिए छोड़ा गया। क्यों छोड़ा गया? मरने वाला है, बीमार है? नहीं, सिर्फ इसलिए कि वो आतंकवादी गैंग का गेंडा आए, अपने आश्रम में जाए और फिर कहे कि बीजेपी के लिए काम करो। हाँ, राम रहीम जो आशाराम बापू भी छूटेगा, राम रहीम को जिस तरह छोड़ा है। तो ये तमाम के तमाम ये लोग हैं, क्योंकि इनको पता है कि बिना औरत के इनकी पॉलिटिक्स चलती नहीं है, औरत इनको चाहिए भी। और जिस तरह इनके आश्रमों में हाल आप देख रहे हैं, एक के बाद एक, अब तो आश्रम के, अब तो इनके होटलों में भी आप देखिए, बीजेपी के कार्यालय में भी देखिए, एक के बाद एक आपको ऐसी वीडियोस निकलकर मिलेंगी जहां पर इंसानियत और महिला का जो गरिमा है वो आपको तार तार होता नजर आएगा। तो तमाम बलात्कारियों को छोड़ के इलेक्शन में ब्रांड एम्बेसडर जो बना रहे हैं, इससे पता चलता है कि बीजेपी ने, क्योंकि मुल्क के अंदर कुछ करावारा है नहीं, तो जब कुछ करा नहीं तो ये सोशल मीडिया पर चमकने के लिए उल्टे सीधे नैरेटिव सेट कर रहे हैं। बस इनका जो एक नारा है कि हिंदुत्व आ जाए, हिंदुत्व की जो अफीम चटा रहे हैं, और उसके बाद हम कहते हैं कुछ नफरती चिंटू हैं। नहीं, ये कुछ नफरती चिंटू नहीं है। एंड ऑफ द डे जब इलेक्शन होने वाला होता है तो तमाम के तमाम वो लोग जो भोले भाले नहीं है, जो ज्यादा अपना दिमाग यूज करते हैं, तो सोचते हैं भाई मुल्लों का पेच टाइट हो रहा है, मोदी जी आ रहे, कोई बात नहीं, मोदी जी को ले लो, कोई बात नहीं, आलू महंगा, पेट्रोल महंगा, कुछ भी महंगा, लेकिन भारत की जो एक सत्ता है वो हमारे मोदी जी के हाथ में रहे। और ये हमेशा मस्जिदें तोड़ते रहे, मंदिरों में आबादी करते रहे, ये महिलाओं का अपमान करते रहे, ये पत्रकारों को मारते रहे, ये दलित महिलाओं को लगातार बलात्कार करवाते रहे। तो ये तमाम की तमाम उसी की कड़ी है। तो आप देखिए कि एक बिल्किस बानो जो मात्र 19 साल की एक विवाहित लेडी है, जिसकी गोद में से एक 3 साल की बच्ची को छीना जाता है, उसी के सामने पटक पटक कर उसको मार दिया जाता है। उसकी फैमिली के 14 लोगों की मॉब लिंचिंग करी जाती है। मैं मॉब लिंचिंग इसलिए कह रही हूँ, अगर एक फैमिली के 14 लोगों को मारा जा रहा है, एक आध बंदा तो होगा नहीं, जबरदस्त तरीके से वो भगवा भीड़ होगी। तो आप ये देखिए कि एक कातिल, जिस पूरी फैमिली जिसकी डिस्ट्रॉय हो गई, एक महिला जिसकी अस्मत तार तार हुई, और उसके कातिलों को सिर्फ इसलिए आप
संस्कारी बनाकर छोड़ देते हैं, क्योंकि गुजरात आपके हाथ से जा रहा है। गुजरात में आपने डेवलपमेंट के नाम पे अंडा करा है, तो आप ये दिखा रहे हैं कि भैया गुजरात में जो भी बीजेपी के साथ है, तुम बलात्कार करो, गैंगरेप करो, मॉब लिंचिंग करो, मुल्लाओं को गाली दो, मुल्लाओं की मस्जिदों पे जाकर पेशाब करो, मुल्लाओं की मस्जिदों में जाकर हमले करो, जुमे की नमाज पढ़ने ना दो। तो हम तुम्हें बिल्कुल क्लीन चिट देके संस्कारी बताकर हम तुम्हें पार्लियामेंट में भी बिठाएंगे, हम तुम्हें डिबेट में भी बिठाएंगे। तो सारा नैरेटिव यही चल रहा है। जहाँ पे एक तो महिलाओं को इंसाफ नहीं मिल रहा है, उनकी इज्जतों के साथ खेला जा रहा है, दूसरी तरफ भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, तो क्या लोकतंत्र पे खतरा मंडरा रहा है या संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही है? आप ये देखिए, लोकतंत्र का मतलब क्या है? जनता द्वारा एक ऐसी सरकार का गठन करना जिसको हम खुद चुनकर लेकर आए। भाई हम अपने घर में नौकरानी रखते हैं, हम काम वाली, झाड़ू वाली, पोछे वाली रखते हैं। हम क्यों रखते हैं? ताकि हमें फैसिलिटी रहे, हमारे काम करें। तो हम इनको नौकरशाही कहते हैं। हम जो जितने सरकारी मुलाजिम होते हैं इनको नौकरशाही कहते हैं, यानी हमारे नौकर हैं। जब 140 करोड़ पार्लियामेंट में नहीं आ सकते थे तो हमने इन जैसे नेताओं को चुना। अब ये माई बाप समझते हैं अपना को, तो ये लोकतंत्र को फाड़ते हुए नजर आते हैं। ये एकदम से बादशाह बनने की कोशिश करते हैं, ये भूल जाते हैं कि 5 साल के लिए चुने गए, तो ये जनता द्वारा चुने गए हैं। तो जिस तरह आप ये देखिए कि सन 2014 के बाद संविधान को फाड़ा जा रहा है, जिस तरह फैसलों को बदला जा रहा है, जिस तरह सुप्रीम कोर्ट के जजों को बड़ी बड़ी पदवी दी जा रही है, जिस तरह वो बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं, उससे ये पता चलता है कि हर जगह ये जो मनुवादी सोच है वो अटैक कर रही है और भारत के संविधान को कहीं ना कहीं ये भगवा संविधान में बदलने की तैयारी है। अभी अभी आपको मैं बता दूं, 3 दिन पहले मैं टाइम्स नाउ में थी और टाइम्स नाउ में मुझे ये कहकर बुलाया गया कि क्या आप कर्नाटक का जो फैसला आया है मैडम, हमें आपके इसमें व्यूज चाहिए। 6:30 बजे मेरा प्रोग्राम था जो उन्होंने नहीं करा, 8:45 बजे उन्होंने प्रोग्राम करा और 8:45 बजे ये इनकी जो एक कोऑर्डिनेटर थी वो लाजपत नगर से कुछ लड़कियों को, कुछ लड़कों को पकड़ के लेकर आई जो अफगानी थे। अफगानी मार्केट है वहां पर। तो जब ये लोग आए, मैंने कहा भाई आप यहाँ पर क्या करना है? तो बोलते हैं इन्होंने हमसे बोला कि रिफ्यूजी का मुद्दा उठाएंगे। मैंने कहा अच्छा आपका मुद्दा उठाएंगे? कह रहे हाँ। उसके बाद एक आदमी आता है स्क्रिप्ट लेकर, कहते हैं देखिए हम आपका मुद्दा तो नहीं उठाएंगे, आज हिजाब पर बात होगी, आप हिजाब पर बात करना। अब ये देखिए जिस वक्त वो वहां पर एक मंच सजता है, मंच सजने के बाद बिल्कुल मंच सजाते हैं और स्टेज जब सजता है, हम लोग जब बोलना शुरू करते हैं, जस्ट डिबेट उल्टी हो जाती है। डिबेट ईरान पे पहुंच जाती है कि ईरान में जो वो लड़की मरी है, हम लोग भी बोलना शुरू करते हैं। कमाल की बात ये नहीं कि वहां पर डिबेट ईरान पर होती है, कमाल की बात यह कि 5 मिनट के अंदर नेशनलिटी चेंज कर दी जाती है। जो अफगानी लड़कियां यहां पर लेकर आए थे डिबेट में, वो फर फर करके कहती हैं हम तो ईरान से आए। मतलब एक बात बताइए, मैं अमेरिका में जाऊंगी क्या टर टर करके इंग्लिश बोलूंगी? मैं ईरान में जाऊंगी क्या मैं वहां पर फारसी बोलूंगी? तो मतलब लोग भी इतने पागल है, सवाल ही नहीं करते। जब ये ईरान के लोग हैं तो इतने फ्लो में कैसे हिंदी बोल रहे हैं? तो ये वो लोग हैं जो रिफ्यूजी या पैसा ले रहे हैं। तो आप ये देखिए कि ये टाइम्स नाउ वैसे ही बदनाम है। अगर आप देखें कि नविका जो कितनी बदनाम हुई थी, कितने केस हुए थे, जहाँ नुपुर शर्मा वाला केस हुआ था, तो 2 कौड़ी की पत्रकार और निकल कर आई जिनको ये होड़ है कि मैं जल्दी से नविका बन जाऊं। और जिस तरह वो अल जवारी को हमारा रिश्तेदार बता रही थी कि अल जवारी आपका रिश्तेदार है, तो माइक हम उसके मुंह पर फेंक कर आए। हम माइक उसके मुंह पर फेंक कर आए क्योंकि हमारे साथ 2-3 लोग थे जो मतलब सही दिशा में जा रहे थे। वहां पर एक रेंटल मुल्ला भी थे। फिर बाद में मैंने पूरी इनकी इंक्वायरी करी तो मैं पूरा रेट लेकर आई हूँ। 7,000, 6,000, 4,000 वहां पर रेट है। आई और इस्लाम को गालियां पड़वाई है। अफसोस की बात ये नहीं, उसमें एक महिला थी जो अंबर जैदी भी थी। अंबर जैदी जो बात करती है दीन के और हिजाब के बारे में बात करना आई थी। तो अंबर जैदी, मुझे नहीं मालूम आप इस चैनल को सुनती हैं या नहीं सुनती, लेकिन आपके चैनल के माध्यम से मैं कह रही हूं, आप एक शिया कम्युनिटी को लीड करती हैं और शिया कम्युनिटी की जो लड़ाई है, अगर बीबी ज़ैनब की चादर नोची गई थी तो चादर क्या चीज थी? चादर हिजाब थी। आपको शर्म नहीं आती? या तो आप कहिए आप बीबी ज़ैनब वाली नहीं, आप यजीदी वाली हैं। एक तरफ तो आप अपनी कम्युनिटी को वहां लीड कर रही हैं और दूसरी तरफ आप बीबी ज़ैनब की बेइज्जती कर रही हैं। तो ये तमाम के तमाम पैसे का गेम चल रहा है। जितने ये कॉर्पोरेट घराने बन गए, आप देखिए पहले हम इनको चैनल कहते थे, स्ट्रीम चैनल, आज तक चैनल, अब ये कॉर्पोरेट घराने। कॉर्पोरेट का मतलब क्या है? आप इनको नफा दिखाइए। नफा कब दिखाएंगे? जब आप नफरत बेचेंगे। तो ये सारे के सारे नफरत के चैनल हैं। तो मैडम बहुत दिनों से चल रहा है। अभी जिस हम बात कर रहे हैं बिल्किस बानो की, या हाथरस कांड हो या बाबा रहीम हो, तो इन मुद्दों को भी मीडिया में उस तरीके से नहीं उठाया गया। ये आप सवाल नहीं हुए जैसे ये केस हुए। ये बिल्किस बानो क्यों बनी? क्योंकि हमारे स्ट्रीम चैनल पट्टेदार गुलाम कुत्ते बन गए हैं। ये अपने आका के सामने भौंकते हैं, इनको टुकड़ा पड़ता है, भौंकते हैं। अब वहां पर अगर हिजाब की बात हो रही, गुलामी है, गुलामी है। सवाल मेरा ये है, तुम बिंदी लगाती हो गुलामी नहीं, तुम काजल लगाती हो गुलामी नहीं, तुम लिपस्टिक लगाती हो गुलामी नहीं। क्या दिखाते हो तुम? लिपस्टिक दिखाते, ये तो दिखाते हो कि हम फीमेल हैं, मत लगाओ लिपस्टिक, तुम मर्दों से शाना
बसाना चलो ना, क्यों लिपस्टिक, किसी मर्द को देखा लिपस्टिक लगाते हुए? तो गुलामी में तो तुम आज भी हो। सिर्फ सर कवर करना, हिजाब लगाना, गुलामी कहाँ से आ गई? तो ये सारा का सारा जो नरेटिव सेट करता है, ये स्ट्रीम चैनल सेट करता है, तमाम नफरतें सेट करती है। और मैं 3 साल से लगातार कह रही हूँ, 1 महीने के लिए आप इन आतंकवादी जिहादी चैनलों को बंद कर लीजिए, खुदा की कसम 1 महीने में भारत आपको हरा भरा नजर आएगा, कोई नफरत नजर नहीं आएगी। क्योंकि आप देखिए गांव में देहात में कुछ जो मेरे भोले भाले हिंदू हैं, वो उनको नहीं पता, वो तो स्ट्रीम चैनल पे देखते, अच्छा मुल्लों ने ऐसा कर दिया, अच्छा मुल्ले ये कर रहे हैं, अच्छा मुल्ला आतंकवादी होता है। क्योंकि मुसलमानों को आतंकवादी ही ये लोग बनाते हैं। कमाल की बात है कि कहते हैं कि देखो मुल्ला भारत में कब्जा कर लेंगे। सवाल ये, जो बेचारा अपने मकान पे कब्जा नहीं रख सकता, जिसके मकान पे आप आए दिन बुलडोजर चला देते हैं, आपने देखा कल ओखला में किस तरह मुसलमानों की अरबों खरबों की प्रॉपर्टी में बुलडोजर चला। तो जो मुसलमान अपने मकान को ना बचा पाए, वो भारत पे कब्जा करेगा। तो ये सारा का सारा जो नैरेटिव है, ये आतंकवाद को फैलाने के लिए करा गया है। सवाल मैडम आपसे, अभी आपने कहा मीडिया चैनल का बहुत बड़ा हाथ है नफरत फैलाने में। तो जो नेता दिल्ली में बयानबाजी कर रहे हैं, या अभी भी कर रहे हैं, पहले भी कर रहे थे, देश के गद्दारों को गोली मारो, डो, तो इसी तरीके से और बहुत सारे ऐसे लोग जेल में बंद हैं, उमर खालिद हो, खालिद सैफी हो, जिन्हें दिल्ली दंगों का दोषी बना के रखा गया जेल में। जबकि बयानबाजी तो इन्होंने उस टाइम भी की थी, भड़काऊ बयानबाजी जिसको कहते हैं, जिसके बाद दिल्ली में दंगे हुए थे, लेकिन जेल में वो लोग हैं, उन्हें अभी भी जमानत नहीं मिली है। तो कैसे देखती हैं इस तरीके को, जिस तरीके से एक उर्दू नाम वाले, जो बार बार कहा जाता है, उन्हें जेल में रखा जाता है, और जो दूसरे उन्हें संरक्षण दिया जाता है सत्ता का? नहीं देखिए, मैं आपसे लगातार के सन 2014 के बाद ऐसा देखने को मिला कि मुसलमान जो है ना, आपको पता है कि भारत का मुसलमान एक अलग धारे में चलता है। उसको मतलब भी आप खुद देखिए, मैंने आपके चैनल से भी कई बार बोला कि अगर मुसलमानों को जो बिरयानी खाते हैं या गोश्त खाते हैं, आप 1000 रुपए किलो भी कर दें, तब भी आपको कोई मुसलमान प्रोटेस्ट करता नजर नहीं आएगा। महीने में 1 बार खाता है, चलो 2 महीने में 1 बार खा लेगा। 50-50 रुपए पे ये सिलेंडर बढ़ के कहीं नहीं प्रोटेस्ट करता। तो अब मुसलमान जो एक ऐसा तड़का हो गया जिसको पकड़ के सारी पार्टियां आगे जाती हैं। यानी जब हम दाल बनाते हैं, नंगी बुच्ची बेवसी दाल बनती है, लेकिन जब उसमें हींग का तड़का मारते हैं, कहते हैं वाह क्या लजीज दाल थी, तड़के का कमाल है। तो भारत की पॉलिटिक्स में मुसलमान एज ए तड़का काम करता है। तो ये जो बीजेपी है, ये मुसलमानों को तड़के की तरह लेती है। आप दिल्ली दंगों में देखिए, सब आपने खुली खुली वीडियो देखी, जिस तरह पुलिस का रोल था, जिस तरह पुलिस ओपनली मुसलमानों की गोली मार रही थी। मैंने खुद ग्राउंड पे जाकर पूरा का पूरा वहां पर जाकर देखा था किस तरह, मतलब तमाम हिंदुओं को खुली छूट दे दी गई थी कि मुल्लों को काटो, मुल्लों को मारो, ऐसे नारे लगाए गए थे। और उठाकर जेलों में किसको डाला गया था? तमाम उन्हीं मुसलमानों को जिनके घर लूटे थे, या जो आवाजें उठा रहे थे, जितने शाहीन बाग में लीड कर रहे थे। आप उमर खालिद को देखिए, खालिद सैफी को देखिए, और तो आप बीजेपी उनके क्या नाम है, आप पार्टी के, आप उसको देखिए, ताहिर हुसैन को देखिए। तो ये समझ में आता है कि भारत में मुसलमानों के लिए संविधान नाम की चिड़िया फुर हो चुकी। मुसलमान मरेगा भी, पिटेगा भी, अपना घर भी तोड़वाएगा, और आतंकवाद का टैग भी इसको ही देंगे। और जिस तरह भी आपने देखा कि परवेश सिंह जो वर्मा है, उसने परवेश वर्मा ने कैसे नारे लगाए कि मुसलमानों का बाइकआउट करो। अबे करो ना, करते क्यों नहीं हो? तुम्हारे में गोबरी है तो करो, किसने रोका है तुमने? क्योंकि तुम्हें पता बिना मुल्लों के तुम्हारी दाल भी नहीं गलेगी। अगर मुल्लों को तुमने कर दिया ना एक तरफ, तो तुम्हारी जिंदगी हराम हो जाएंगी। मुसलमान भारत का आज भी बैकबोन है। मुसलमान ने तुम्हें ओढ़ने की, पहनने की, पढ़ने की, चलने की, खाने की, पीने की सब सलीका मुसलमान से तुमने सीखा, लेकिन उसके बावजूद फिर भी तुम मुसलमान को गाली देते हो। एक वो नंदकिशोर गुज्जर 2 कौड़ी का एमएलए, आपको पता होगा, लोनी का, उसका क्या काम है? किसी भी गरीब मुसलमान को मार देगा, किसी ठेले वाले का फल फेंक देगा। तो इन लोगों की जो पॉलिटिक्स है, इनको पता है कि बिना मुसलमान को गाली दिए चमक ही नहीं सकते। सोशल मीडिया का जमाना है, और नफरती चिंटू बैठे हुए हैं, 2-2 रुपए पर ट्वीट करने वाले, 2-2 रुपए वीडियो बनाने वाले। तो इनका जो है जवाल आ रहा है, और बासी कड़ी में उबाल आता है। इस सरकार का जाने का दौर आ गया है। जिस तरह भारत जोड़ो यात्रा एक कामयाबी के साथ चल रही है, लाखों का हुजूम जुड़ रहा है। अब तक 4% वोट कांग्रेस के खाते में जा चुका है। 4% बहुत होता है, स्टार्ट अभी तो 40 दिन भी नहीं हुए, 40 में से पहले 4% जा चुका। अगर ये यात्रा 145 दिन पूरी कामयाबी के साथ चलती है, तो आप देखिए कि पूरा भारत का हृदय परिवर्तन होगा, और ये जो कमल का फूल है, ये धूल में शामिल हो जाएगा।